हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं आज पाषाण काल में मध्य पाषाण काल। कल हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल के संबंध में, आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले चर्चा करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल की जो साइट्स हैं या उसके जो स्थान हैं वहाँ से क्या क्या मिला है और उनसे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारा वीडियो मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल। मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल या मिडिल स्टोन एज। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इस समय पे भी, जैसा कि हम देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था जब पूरा पाषाण काल को पढ़ा कि मनुष्य वहाँ पर क्या था, आखेटक होता था, यानी कि भोजन संग्रह करता था। और भोजन संग्रहण करने के लिए क्या करता था, शिकार करता था। और शिकार करने के लिए बड़े पत्थरों का उपयोग करता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल के जो मनुष्य थे उसने भी आखेटक करता था और भोजन संग्रह करता था, लेकिन उसने यहाँ पर छोटे पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया था। छोटे पत्थरों का उपयोग यहाँ पे शुरू किया गया था। और अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल के बारे में जो खोज की गई है या जो बताने वाले जो हैं उनका नाम है C.L. कोरलाइज। इनके द्वारा 1857 में जब विंध्य क्षेत्र में, मीन्स जो भारत में जो विंध्याचल वाला क्षेत्र है, इन्होंने विंध्य क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे पत्थरों के औजारों की खोज की है। तो इन्होंने वहां पे छोटे छोटे पत्थरों की, छोटे छोटे औजारों की खोज की और उन पत्थरों का कार्बन डेटिंग के माध्यम से हमने पता लगाया कि वो लगभग कितने वर्ष पुराने या कितने समय पुराने हो सकते हैं। तो उनसे पता लगा कि वो पाषाण काल के समय के ही पत्थर हैं। और उस पाषाण काल के समय में उन पत्थरों को थोड़ा छोटा कर दिया गया है, जिसके आधार पे हम मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। सूक्ष्म पाषाण काल, माइक्रोलिथिक इंग्लिश में या हिंदी में सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है, अर्थात छोटे पत्थरों का काल। तो इसमें छोटे पत्थरों का उपयोग किया गया था मोस्टली। ठीक है। इसी समय पे मनुष्य को, मध्य पाषाण काल के समय पे ही मनुष्य ने पशुपालन करना भी शुरू किया था। यहाँ से पशुपालन के अवशेष भी मिलते हैं। पशुपालन, और पशुपालन में जो सबसे पहले पालतू जो बनाया गया था, सबसे पहला पालतू पशु जो बनाया गया वो था कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहाँ से जो हमें अंतिम संस्कार या फिर उनकी दफनाई हुई जो डेड बॉडीज वहाँ से मिली हैं, उनके जो कंकाल मिले हैं, उनके साथ कुत्ते के भी कंकाल मिलते हैं। तो उससे ये मालूम होता है, उससे पता चलता है कि जो मनुष्य था उस समय का, तो वो कुत्ते को पालता था। इसीलिए कुत्ता अपने मालिक के साथ उसको दफना दिया जाता था। और इस प्रथा को, मतलब वहाँ से हमें पता चलता है कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया होगा। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कृषि करना शुरू किया। कृषि करने के साथ साथ मनुष्य जो होते थे और भी अन्य पशु पालनों को भी शुरू कर दिया, जैसे कि गाय को पालना या फिर कुछ अन्य पशुओं को पालना शुरू किया। और उन्हीं के लिए, गाय के लिए या अपने जो पशुओं के लिए, और उन पशुओं को चराने के लिए जो चरावाहा होता था, मतलब जो एक बहुत बड़ा शेपर्ड जो होता था, ग्रेव यार्ड, तो उसके लिए घास वगैरह को चराने के लिए आपस में इनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती थी
और उन लड़ाइयों को देखने के लिए हमें कुछ जगहों से ऐसे अवशेष मिले हैं जिसमें कुछ कंकाल मिले हैं, और उस कंकाल की खोपड़ी में, सिर में पत्थर घुसे हुए मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने आपस में उन्होंने उठा के पत्थरों का उपयोग किया होगा और पत्थर एक दूसरे के सिर में भी मारे हैं। तो मतलब वहाँ पे हमें लड़ाई होने के भी अवशेष मिलते हैं कि वो लोग लड़ाई भी करते थे। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमारा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन रहा। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है, और उसी के आधार पे हम आपको और ज़्यादा डिटेल में बताते हुए चलेंगे। ये सभी आप नोट करते चलना। तो मध्यपाषाण काल, और इसमें हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख स्थल तथा अवशेष। तो जो प्रमुख स्थल हैं और उनसे प्राप्त होने वाले अवशेष, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम लिखेंगे पाषाण काल का स्थल, दूसरे में हम लिखेंगे वर्तमान क्षेत्र, और तीसरे में हम लिखेंगे अवशेष, मतलब जो वहां से प्राप्त हुए कुछ अवशेष हैं उनके संबंध में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला स्थल है बागोर। पहला स्थल बागोर। तो बागोर से, जो बागोर है वो वर्तमान राजस्थान में है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज या कौन सी जो साइट है, कौन सा स्थल आज वर्तमान में किस क्षेत्र में है। तो बागोर पड़ता है राजस्थान में, और यहाँ से प्राप्त होते हैं, यहाँ से सबसे बड़ा मध्यपाषाण काल का आवास स्थल प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा आवास स्थल मध्यपाषाण काल का। तो मध्यपाषाण काल से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा आवास स्थल, मतलब वहां पे काफी सारे लोग एक साथ मिलके रहते थे। तो इससे हमें पता लगता है कि उनका जो निवास था वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के रूप में या एक ग्रुप के रूप में रहने लगे थे। और इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज की है B.N. मिश्र द्वारा। B.N. मिश्र द्वारा इसकी खोज की गई। नेक्स्ट, बागोर के बाद अगला है लंघनाज। तो लंघनाज जो है ये पड़ता है वर्तमान में गुजरात में। और यहां से प्राप्त होता है हमें, यहां से जो प्राप्त हुआ वो मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ पे एक साथ 14 मानव कंकाल व टीले प्राप्त हुए। एक साथ 14 मानवों के कंकाल प्राप्त हुए हैं, उनके वहां से कुछ टीले, जैसे कब्र की तरह बने हुए टीले, वो चीजें प्राप्त हुई हैं। और इसकी खोज की है HD सांकलिया द्वारा इसकी खोज की गई है। तो यहाँ से 14 मानव कंकालों का एक साथ दफन होना, और वहां पे ये दिखता है कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी उनके जो अंग हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं है, मतलब जो कंकाल हैं वो पूरे के पूरे रूप में मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि एक साथ इतने सारे कंकाल मिलना, अर्थात उस समय पे कुछ ऐसी बीमारियां या कुछ ऐसी बीमारी फैली होगी, कुछ महामारी फैली होगी, जिसके कारण इतने सारे लोगों की एक साथ मृत्यु हुई होगी या एक साथ डेथ हुई होगी, जिससे वो सारे लोग वहां पे मरे हुए मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लंघनाज के बाद अगला है सराय नाहर। ये सारे जो स्थल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको आप साथ साथ नोट करते चलना है और बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। तो सराय नाहर जो है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश यूपी में। और यहां से जो पता चला है वो एक मृतक संस्कार
और मृतक संस्कार के अनुसार यहाँ से कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं कि उनका जो सिर था वो पश्चिम की ओर और पैर पूरब की ओर होते थे। उस समय सिर पश्चिम में व पैर पूर्व में। मीन्स यहाँ से जो समाधान या यहाँ से जो अंतिम संस्कार मिला है उनमें उनका जो सिर होता था वो पश्चिम की तरफ रखा जाता था और पैर पूर्व दिशा की तरफ रखे जाते थे। ठीक है, तो इसके अलावा और वहाँ से मिला है जो युद्ध या लड़ाई होने के साक्ष्य, लड़ाई के साक्ष्य, जैसा कि अभी पीछे बताया था। तो यहाँ से कुछ मृत कंकाल मिले हैं और उन कंकालों का, या कह सकते हैं जो कंकाल हैं वो मृत ही होते हैं, तो कंकाल मिले हैं यहाँ से। और उन कंकालों में कंकाल की खोपड़ी में पत्थर घुसा मिला है, पत्थर घुसा हुआ मिलता है या मिला है। तो वहां पे पत्थर घुसा हुआ मिला है और 3 कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं, 3 कंकाल एक साथ। तो मतलब वहां से ये समझा जाता है कि वो आपस में लड़के वहां पे वो मरे होंगे या फिर युद्ध हुआ होगा जिससे वो कई सारे लोग एक साथ मरे हैं। और अब युद्ध का मतलब वहां पे एक लड़ाई झगड़ा जो भी था तो उसके हमें प्रमाण मिलते हैं। और युद्ध हुआ होगा इस बात की जानकारी हमें इस आधार पे मिलती है कि वहां से जो काफी मात्रा में जो समाधान मिले हैं उन समाधानों में या उन डेड बॉडीज के जो कंकाल हैं उनका किसी का शरीर भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सिर नहीं है। तो उससे ये पता लगता है कि ये युद्ध हुआ होगा जिससे उनके शरीर के अंग जो हैं वो एक दूसरे से अलग हुए होंगे या काट पीट के उनको इधर उधर फेंका गया होगा लड़ाई के दौरान। या फिर काफी लोग जब मरते हैं तो उसमें ये पता नहीं लगता किसका सिर किसका हाथ पैर कहाँ पे पड़ा होगा। तो इस चीज से ये जानकारी प्राप्त होती है कि शायद वहां पे कोई बड़ा युद्ध भी हुआ होगा। और जो 3 कंकाल एक साथ मिले हैं और वो पत्थर घुसा हुआ सिर में मिला है उससे ये साबित होता है कि वहां पे उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े भी होते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट महदहा। नेक्स्ट है महदहा और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहां से मिला है एक स्त्री व पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य। यहाँ एक साथ एक पुरुष और एक स्त्री को दोनों को एक साथ दफनाया गया है क्योंकि उस समय समझते हैं कि ऐसा समझा जाता था कि जैसे सती सिस्टम होता था तो सती सिस्टम में पति के मरने के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जला दिया जाता था। लेकिन यहाँ वो जलाने का सिस्टम नहीं था, तो वहाँ कहते हैं कि उस समय जो कोई मर जाता था इंसान तो उसके साथ उसकी जो स्त्री या जो एक औरत उसके साथ होती थी उसको उसी के साथ दफना दिया जाता था जिंदा ही। ठीक है, तो वो समझा जाता था कि वो जहाँ भी होगा या जहाँ भी जाएगा तो उसको जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वुमेन को भी प्लस उसके साथ जो उनके जो पालतू पशु होते थे उन्हें भी दफना दिया जाता था, उनकी जो यूज़ की चीज़ें होती थी उन्हें भी दफना दिया जाता था। तो उनसे ये साबित होता था कि वो एक तरीके का अंधविश्वास या जो भी था उस समय तो उसके आधार पर वो अपना पूरा एक अंतिम संस्कार किया करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हुआ, अब इसको पहले नोट करिए फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और एक चीज और, यहाँ से जो स्त्री पुरुष के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश के महदहा से ही यहाँ से आभूषण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो कि हड्डियों से बने होते थे। तो हड्डियों से बने आभूषण के साक्ष्य तो ये भी प्राप्त होते हैं। चलिए इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है वीरभानपुर। वीरभानपुर, और ये वीरभानपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, यहाँ से बीबी लाल के द्वारा खोजा गया है। इसकी जो खोज है वो की है बीबी लाल, बीबी लाल के द्वारा। और यहाँ से कुछ पत्थरों के छोटे औजार और एक बस्ती वगैरह के बसने के भी अवशेष मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे छोटे पत्थरों के औजार और उसके साथ साथ, छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ आवासीय बस्ती, आवासीय बस्ती मतलब वो सामूहिक रूप में रहते थे, सामूहिक रूप में रहने के साक्ष्य आप कह सकते हैं कि वो एक सामूहिक रूप में, ग्रुप में या कम्युनिटी में रहने लगे थे, सीख गए थे। इसके बाद नेक्स्ट है आदमगढ़। आदमगढ़, और आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और यहाँ से प्राप्त हुआ है हमारा जो छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। और यहाँ पे पहला पालतू पशु वो था कुत्ता। कुत्ते को पहला पालतू पशु मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी के जो साक्ष्य हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। और यहाँ से प्राप्त होता है हमें मध्य प्रदेश से, यहाँ से जो जम्बूद्वीप और प्रसिद्ध शैलाश्रय मिला है, जिसको जम्बूद्वीप कहा गया है, जम्बूद्वीप कहा गया। ठीक है, मतलब प्रसिद्ध शैलाश्रय का मतलब है कि चट्टानों का या फिर गुफाओं की तरह से बना हुआ एक रहने का स्थान है। उनको पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख के, कुछ इस तरीके से पत्थर रख के उनको एक चट्टान का रूप देके और उसमें नीचे एक गुफा सी बनाई गई है, तो जिसको जम्बूद्वीप बोला जाता था। ठीक है, पंचमढ़ी। नेक्स्ट इसके बाद है जल्लाहल्ली। जल्लाहल्ली ये कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, और यहाँ से प्राप्त हुए हैं रोमन लिपि, मतलब यहाँ से रोमन लिपि के साक्ष्य मिले हैं, जो रोमन स्क्रिप्ट होती है उसके साक्ष्य मिले हैं। अब समझिए कि उस समय के जो लोग थे, उस समय उन्हें नहीं पता था कि क्या लिपि है, क्या स्क्रिप्ट है, तो उन्होंने कुछ भी बनाया होगा। तो वहाँ से कुछ तालाब टाइप या कुछ इस तरीके के जगह मिली हैं, और कहते हैं कि वहाँ से एक ऐसा वो एक डायग्राम, ऐसी चीज़ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ मिला है कि जिसकी आकृति डी अक्षर के समान है, अक्षर के समान। तो कहा गया है कि ये डी अक्षर रोमन शब्द है, तो रोमन शब्द की या रोमन स्क्रिप्ट की जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि डी अक्षर या रोमन लिपि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, तो वो जल्लाहल्ली कर्नाटक के क्षेत्र से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेरी। टेरी ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और यहाँ से प्राप्त होते हैं पत्थर का जो कच्चा माल तैयार किया जाता था, स्फटिक व लाल भूरा मृग पत्थर, स्फटिक व लाल भूरा मृग पत्थर, या कहें तो प्रस्तर का कच्चा माल। तो ये स्फटिक, तो स्फटिक आप जानते होंगे कि स्फटिक जो है एक प्रकार की ऐसा पत्थर या ऐसा स्टोन होता है जो काफ़ी
प्रीसियस होता है, कॉस्टली होता है, जिससे मालाएं वगैरह भी आज के टाइम पे बनाई जाती हैं और वो काफ़ी चमकदार होता है, जो रात में भी, अंधेरे में भी वो काफ़ी चमकता है। तो एक इस प्रकार का पत्थर होता है, तो उससे औजार और ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। और भूरा मृग पत्थर मीन्स जो देखने में हिरण की तरह से उस पत्थर का एक कलर होता था, तो इसलिए उसको मृग पत्थर का नाम दिया जाता था। तो इस तरीके के पत्थरों के भी अवशेष वहाँ से मिलते हैं तमिलनाडु के टेरी क्षेत्र से। ठीक है, तो चलिए ये कुछ इम्पोर्टेंट जो साइट्स थी या कुछ स्थान थे ये मध्यपाषाण काल से रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक मध्यपाषाण काल कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में यानी कि कल हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के संबंध में। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि हम एक एक पॉइंट को या एक एक टॉपिक को अलग अलग करके अलग अलग वीडियोस में लेके आएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। तो चलिए ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलें, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और पढ़िए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।